हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th के नए वीडियो के साथ चलेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कंडीशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। नाउ द टॉपिक इज द वेरी important topic, and that is the electric flux. So today we have to discuss the electric flux and the various formulas involved in the electric flux. So let us see. So our topic is electric flux. This is a very important topic. Suppose this is the surface. Suppose this is the surface and so many electric field lines are passing through the surface perpendicularly like this. These are the electric field lines passing perpendicularly. These are the electric field lines passing perpendicularly to the surface. Let the area of this surface is delta S. Now the total number of electric field lines passing through the surface normally perpendicularly is called flux. जितनी भी फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हैं उसी को फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल। सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे, और ये हमारी फील्ड लाइंस है, ये चौक। तो ये जितनी भी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करती हैं उसी को फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जब हमारी फील्ड लाइंस नॉर्मल ना हो तब क्या करेंगे। अभी तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मल है अभी। This is the simple case of the flux. So the total number of electric field lines passing through the surface normally is called flux. So this is the total number of field lines passing through the surface normally. Normally are perpendicularly. Now mathematical definition is phi is equal to E into delta S. हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फाई से इसको डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल फाई, E इंटू डेल्टा एस। E को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और डेल्टा एस आपका एरिया है, सरफेस की एरिया। नाउ आप इसमें ये सबसे सिंपल केस आपको ये पढ़ाया गया है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही नॉर्मल जा रहा है। नाउ इसमें एक स्पेशल केस बनता है व्हेन फील्ड लाइंस not normal to the surface. Suppose the field lines are not normal to the surface. हमारी जो फील्ड लाइंस अभी नॉर्मल ये दिख रही हैं, परपेंडिकुलर जा रही हैं, वो अब सरफेस पे परपेंडिकुलर ना हो तब हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा फिगर देखेंगे। तब तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। सी
In the same figure, suppose the field lines are not normal. This is the same diagram, but here the field lines are going in this direction. These are the electric field lines and they are making angle theta with normal to the area. These are the field lines. शुरू में आपने देखा कि जो फील्ड लाइंस थी वो नॉर्मली जा रही थी, लेकिन इस केस में फील्ड लाइंस बेंड हो गई हैं, तो आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है जो आपको दिखाई दे रही है, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पे इस लाइन को हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस एन कैप। इसको डेल्टा एस एन कैप से दिखाते हैं। एन कैप इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल मीन्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ये, और एन कैप है इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। नाउ अब हमको ऐसा कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो और एरिया वेक्टर के अलोंग हो, क्योंकि एरिया वेक्टर खुद ही सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां से इसका कंपोनेंट लेंगे, आप इस पे इसका कंपोनेंट लेंगे तो डेफिनेटली ई कॉस थीटा आएगा। आप जानते हैं कंपोनेंट से। सो इन दिस केस electric flux becomes, now we can calculate electric flux, phi is equal to E cos theta or into area vector, this is delta S n cap। आप ये देख पा रहे हैं, this is E cos theta into delta S n cap, both are the vector, electric field is also a vector quantity and here we introduce an area vector। अभी मैंने आपको बताया कि ये एरिया वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और दो वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और बीच में ये कॉस है आपके पास। सो दो वेक्टर के बीच में अगर कॉस बन रहा है तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। सो फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, फ्लक्स हमेशा स्केलर होता है। फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट, छोटे से एरिया के लिए ds, अगर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds लेते हैं तो फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं phi is equal to close integral E dot ds। This formula will help you to solve the problems। Phi is equal to E dot ds। ds is the small area vector। This is the full story of flux। इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। Phi is equal to close integral E dot ds से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। Now see the unit of electric flux। Next topic, हम इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं। Unit of electric flux। Since phi is equal to E dot delta S, अभी आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप जानते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम, एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होती है।
तो यहाँ से आपको यूनिट मिल जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. सो द फर्स्ट यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज द फर्स्ट यूनिट. ठीक है. वी कैन ऑल्सो find out the other unit also, like suppose this is Newton into meter upon coulomb. We can write meter can break into meter. Newton into meter is joule, so this is joule upon coulomb into meter. Joule upon coulomb can be written as volt. इसको हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं. So the answer is volt into meter. So we get new unit volt into meter. Clear? So electric flux having the unit Newton meter square per coulomb or volt into meter. Clear? Just note down. Take the screenshot. Now the very important topic, Gauss theorem. और हम लोग Gauss theorem डिस्कस करेंगे. Gauss's law or Gauss's theorem. This is also called Gauss's law. अभी मैंने आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था. phi is equal to E into R E dot delta S. From formula it is clear that this is flux is depending on the electric field and area, but this law contradicts this formula. Gauss law ने इस फॉर्मूले को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. मीन्स गॉस का स्टेटमेंट बदल गया. गॉस का कहना था कि जो टोटल फ्लक्स इनक्लोज होगा सरफेस से वो केवल इनक्लोज चार्ज पे डिपेंडेंट होगा. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा. आप इसको लिख भी सकते हैं according to Gauss theorem or Gauss's law. Total electric flux is equal to 1 upon epsilon 0 times total electric flux enclosed by the closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed. मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन के फॉर्म में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0. इस फॉर्मूले से ये क्लियर है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टर्म है ना एरिया का कोई टर्म है. इसका मतलब, और एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं कांस्टेंट है. सो फ्लक्स केवल चार्ज पे डिपेंडेंट हो जाएगा. यही गॉस का स्टेटमेंट था. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग, दैट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम. बट बिफोर डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस वी हैव टू प्रूफ द गॉसेस थ्योरम. हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे. तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ. Now we have to discuss the proof of Gauss's theorem.
for a point charge placed at center of sphere हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ स्फीयर पर रखे हैं। सपोज ये कोई हॉलो स्फीयर है, दिस इज द हॉलो स्फीयर। This is sphere having the radius small r. Suppose the radius of the sphere is a small r. This is the center of the sphere. चूंकि ये चार्ज प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर होगा। क्योंकि स्फीयर सिमेट्रिक होता है, डिस्टेंस भी सेम है, सो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ P पॉइंट पे निकाला है, ये P पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं स्फीयर पे, क्योंकि सिमेट्रिक है तो हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P on surface of sphere, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4πε0 and this is q upon r square। डायरेक्शन जरूर लिखिएगा along OP, रेडियल डायरेक्शन में होगा। नाउ हम इसमें एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेना चाहते हैं, एरिया एलिमेंट। तो हम यहाँ से स्फीयर पे एक छोटा सा टुकड़ा काट देंगे इसमें, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। यहाँ से हमने एक एरिया एलिमेंट काट दिया है इस तरह से। सो एरिया वेक्टर इज दिस। हमने स्फीयर के, जो स्फीयर आप समझ रहे हैं, स्फीयर के ऊपर से हमने एक एरिया वेक्टर कट कर दिया है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्फीयर के लिए। सपोज ये स्फीयर है, दिस इज द, और आपने इस पे एक छोटा सा एरिया कट कर दिया इस तरह से यहाँ से। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड्स। ds n कैप का जो डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। Therefore, total flux enclosed by surface, जिस सरफेस पे हम लोग गॉस लगाते हैं उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो आप इसको गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हम लोग गॉसियन सरफेस पे डिस्कस करेंगे सेपरेट। तो टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सो दिस बिकम्स phi is equal to closed integral E dot ds। now just break it, E ds and cos 0 degree, because angle between E and ds is 0 degree, that's why we putting here 0। now E बाहर निकाल लीजिए, this is ds, cos 0 is 1। now this phi becomes, अब E की वैल्यू आप रख दीजिए 1/4πε0 q upon r square, and this is closed integral ds। इसका मतलब पूरे सरफेस की एरिया हमको चाहिए। तो स्फीयर की एरिया आप जानते हैं कितनी होती है, 4πr²। सो 4π गेट कैंसिल्ड, r² गेट कैंसिल्ड, एंड वी गेट phi is equal to q upon epsilon 0, and this is the
गॉस थ्योरम, यही आपका गॉस थ्योरम है, phi is equal to q by साइन 0। इस तरह से हम गॉस थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड, फॉर बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड आल्सो। अगर इफ यू आर obtaining UP board by the English medium, so this is very important question. Clear? Now take the screenshot. आपको एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, गॉसियन सरफेस लेने के लिए कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन होती है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो होती है, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर, या तो नॉर्मल हो या फिर वैनिश कर जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज आपकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस पे सेम हो, या तो जीरो हो या फिर सेम हो। तो ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक द चैनल। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।